हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों अभी हम लोग बेसिक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे सीए में का, और मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी पढ़ाया एक बार मैं फटाफट से उसका क्विक रिव्यू आप लोगों को करवा देता हूं। दोस्तों हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे थे फाइनेंस एक्ट के बारे में कि आप लोगों का जो एग्जाम है फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। असेसमेंट ईयर बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर वो साल होता है भाई जब आप टैक्स पे करते हो, लेकिन दोस्तों प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो। मतलब जिस साल आप इनकम को कमाते हो ना, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आप उसके ऊपर टैक्स देते हो, जब आप उसका टैक्स पे करते हो, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो एक तो हो गया हमारा प्रीवियस ईयर और एक हो गया दोस्तों हमारा असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बता दी थी। असेसी कौन होता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। असेसी का मतलब है जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। ठीक है, इसमें वो असेसी भी आते हैं जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, डिफॉल्ट के कारण असेसी हैं, उनको भी असेसी माना जाता है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, पर्सन का डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पर्सन किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओवाई, ये जितने भी लोग होते हैं दोस्तों, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हमारा हो चुका है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को जनरल रूल बताया था कि प्रीवियस ईयर का जो इनकम होता है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है। ठीक है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस माय डियर फ्रेंड। यहां पर दोस्तों कुछ अपवाद बताए गए हैं, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं, जहां पर प्रीवियस ईयर का जो इनकम होगा वो प्रीवियस ईयर में ही इटसेल्फ टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आप प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी इनकम अर्न किए हो, देन इट वुड बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ठीक है, उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना पड़ेगा। और वो सारे एक्सेप्शंस मैं आपको बता चुका हूं। जैसे किसी नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस हो सकता है, कोई भी बंदा अगर इंडिया छोड़कर जा रहा है, किसी बंदे का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, या कोई भी बंदा टैक्स से बचने के लिए अपनी एसेट को ट्रांसफर करता है, या कोई भी एओपी बीओआई है जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया गया है, तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर में अगर आप पैसा कमाए हो तो आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें दोस्तों हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर हमने ब्लैक मनी के बारे में डिस्कशन किया था। अब आप लोग बोलोगे सर ये ब्लैक मनी क्या है, ये ब्लैक मनी क्या है। तो दोस्तों ब्लैक मनी का मतलब होता है वो पैसा, वो कमाई जिसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करते हो गवर्नमेंट को, और आप उससे बहुत सारी असेट इकट्ठी कर लेते हो, बहुत सारी संपत्ति आप इकट्ठी कर लेते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया था, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का आपके पास सोर्स नहीं है, आपने उस इन्वेस्टमेंट को फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया, या आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो लेकिन आपके पास उसका कोई सोर्स नहीं है, या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अमाउंट है जो क्रेडिट साइड में पड़ा है और आपके पास उसका कोई भी पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। तो दोस्तों ये जितनी भी चीजें होती है ना, दैट शुड बी ट्रीटेड एज योर ब्लैक मनी। इसको हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज इनकम। अच्छा, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होता है, तो इसे आपकी इनकम मान लिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लैक मनी है, ये जो ऐसी इनकम है भाई, इस पर आपको टैक्स भी बहुत हाई रेट से देना पड़ता है। अब वो टैक्स का हाई रेट क्या है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बस बताने ही वाला हूं। चलिए, इसके बाद दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे एक और ब्लैक मनी वाली इनकम के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अपना कॉपी पेन रजिस्टर निकाल लो, और भाई साहब यहां पर आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो ही आपको चीजें याद होंगी, तभी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाएगा और बहुत अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म भी कर पाओगे। ठीक है भाई, चलो तो यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन
हंडी, हंडी, हाँ जी हंडी, हुंडी बोलो हंडी बोलो एक ही बात है, HUNDI, हंडी। और आप यहाँ पर लिख लो सेक्शन 69D, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हंडी। सेक्शन लिख लो भाई 69D, ये सेक्शन आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, सेक्शन 69D। अच्छा, तो अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हंडी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है भाई, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हंडी, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 69D। ये दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर डिटेल में समझाने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, अदर देन अकाउंट पेई चेक, अदर देन अकाउंट पेई चेक। सबसे पहली लाइन आपको लिखनी है अदर देन अकाउंट पेई चेक। दूसरी लाइन आप लोग यहां पर लिखोगे डीम्ड टू बी इनकम ऑफ पर्सन बोरोइंग, इनकम ऑफ पर्सन बोरोइंग और री पेइंग। एक तो होता है बोरोइंग और एक होता है दोस्तों री पेइंग। और तीसरी चीज जो आपको यहां पर लिखनी है, दैट इज कॉल्ड हावेवर इफ बोरोड अमाउंट, हावेवर इफ बोरोड अमाउंट deemed to be income earlier same cannot be treated as income at the टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो भाई साहब आप लोग तीन चीजें याद रखना, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हंडी का मतलब क्या होता है। हंडी का मतलब होता है दोस्तों जो देशी बैंकर्स होते हैं, देशी बैंकर होते हैं, साहूकार होते हैं। आपने देखा होगा कि भाई आपके पास कोई सोर्स नहीं है और आप अपने किसी जानकार से या किसी मिलने वाले से पैसा उधार ले लेते हो। और ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों कि हम आपस में एक दूसरे से पैसा उधार लेने और देने का काम करते हैं। दोस्तों उधार लेना और देना गलत बात नहीं है, लेकिन लॉ कहता है कि ये सारा काम आपको या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब होता है ट्रांसफर करके, या फिर ये काम आपको जो अकाउंट पेई चेक होता है, दोस्तों जो अकाउंट पेई चेक होता है उसके थ्रू आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग यही काम कैश में कर लेते हैं, नकद में कर लेते हैं, गांधी जी के थ्रू कर लेते हैं। तो जब आप ये सारा काम गांधी जी के थ्रू करते हो तो उसे कहा जाता है हंडी। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको हंडी कहा जाता है। और यहां पर एक सेक्शन है 69D, और ये जो सेक्शन 69D है ये कहता है कि अगर आपने कोई भी अमाउंट बोरो किया है या आपने उस अमाउंट को रीपे किया है, ठीक है, और वो सारा काम आपने ऑन हंडी किया है अदर देन अकाउंट पेई चेक, तो उसे इनकम मान लिया जाएगा। उसे क्या मान लिया जाएगा दोस्तों, उसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा। लॉ कहता है जी हम आपकी इनकम मान लेंगे। अच्छा, जो भी पर्सन बोरो किया है या उसको रीपे किया है, आपने अगर बोरो किया है अदर देन अकाउंट पेई चेक तो भी हम आपकी इनकम मान लेंगे। और इट मे बी पॉसिबल कि आपने बोरो तो अकाउंट पे ही चेक से किया हो, लेकिन जब आपने उसका रीपेमेंट किया, जब वो पैसा आपने किसी को वापस दिया, तब आपने वो काम अदर देन अकाउंट पे ही चेक किया है, तो भी दोस्तों हम उसे आपकी क्या मान लेंगे, इनकम। मतलब दोनों में से कोई भी एक काम, वेदर इट इज बोरोइंग और वेदर इट इज रीपेइंग, दोनों में से कोई भी एक काम अगर आपने अदर देन अकाउंट पे ही चेक किया है, then it should be treated as your income। दोस्तों उसे आपकी क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉ ने बाद में एक बात बोली, हावेवर, लॉ ने क्या बोला, हावेवर
इफ बोरोड अमाउंट, लॉ ने बोला कि अगर बोरोड अमाउंट को डीम्ड टू बी इनकम अर्लियर, सपोज करो आपने 5 लाख रुपए किसी से उधार लिए और वो 5 लाख रुपए आपने कैश में उधार ले लिए, तो 5 लाख रुपए को आपकी इनकम मान लिया गया, बिकॉज आपने उसको अदर देन अकाउंट पे ही चेक लिया था। तो जब कोई पैसा एट द टाइम ऑफ बोरोइंग आपकी इनकम बन जाता है, तो द सेम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज योर इनकम। दोस्तों, उसे दोबारा इनकम नहीं माना जाएगा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो अगर किसी अमाउंट को एट द टाइम ऑफ बोरोइंग इनकम मान लिया गया है, तो उस 5 लाख को जब आप दोबारा किसी को कैश वापस दोगे तो उसे दोबारा से इनकम नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि एक चीज पर 2 बार थोड़ी टैक्स लगेगा। तो या तो उसको बोरो करते समय इनकम मान लिया जाता है, या जब आप उसका रीपेमेंट करते हो दोस्तों, उस समय पर उसको इनकम मान लिया जाता है, एट द टाइम ऑफ बोरोइंग या एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, हमें बात बहुत जोर से समझ में आ रही है। तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 69D, जहां पर अगर अमाउंट को बोरो किया जाता है या उसका रीपेमेंट किया जाता है ऑन हंडी, और इफ इट इज अदर देन अकाउंट पे ही चेक, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम। अगर कोई पैसा जब बोरो करते समय इनकम मान लिया गया है, तो जब हम उसका आगे रीपेमेंट करेंगे तब उसको दोबारा इनकम नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर बोरो करते समय आपने बहुत सही तरीके से किया था, लेकिन जब आप उसका रीपेमेंट कर रहे हो तब आपने उसको कैश में पे कर दिया, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम। तो ये सारी चीजें हैं भाई जो आपकी एक तरह से अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाती है। और ये जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है ना दोस्तों, ये जिस ईयर में असेसिंग ऑफिसर को पकड़ में आएगी, जिस ईयर में असेसिंग ऑफिसर को ये चीज पकड़ में आएगी, उस ईयर में हम उसको इनकम मान लेंगे। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, बात तो बहुत ही जोर से समझ में आई है। अब दोस्तों, ये जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है, ये जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है, इसके बारे में कुछ अदर पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं। भाई, अदर पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अदर पॉइंट्स, तो ये जो इनकम की बात हो रही है, अनडिस्क्लोज जो सोर्स वाली इनकम है, इसके बारे में कुछ विशेष बातें और हैं। मेरे पास कुछ अदर पॉइंट्स हैं, वो अदर पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो भी आप लोग यहां पर नोट कर लो। सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहां पर लिखोगे, इनकम अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सर बताना सेक्शन याद करना जरूरी है क्या? तो माई आंसर इज दैट कि नहीं दोस्तों, आपको सेक्शन नंबर याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपको सेक्शन याद हो रहे हैं और आपको पूरा कंफर्म है कि भाई इस चीज का यही सेक्शन है, तो आप उसको वहां पर जरूर कॉट करेंगे, आप उसको वहां पर जरूर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन इफ इट इज नॉट कंफर्म, तो फिर जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। तो इनकम अंडर सेक्शन 68, इनकम अंडर सेक्शन 69, इनकम अंडर सेक्शन 69A, 69B, 69C, 69D, ठीक है। तो ये जितनी भी इनकम होती है, इफ इट इज टैक्सेबल, दोस्तों अगर ये इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाती है एट स्पेशल रेट, इनकम अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D is taxable at स्पेशल रेट। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हो 78%, मतलब 60% तो आपका टैक्स लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 25% का सरचार्ज लग जाएगा और यहाँ पर 4% का आपके ऊपर सेस लग जाएगा। 60% टैक्स लग जाएगा, 25% का सरचार्ज लग जाएगा और 4% का सेस लग जाएगा अंडर सेक्शन 115 BBE। ये होती है दोस्तों स्पेशल रेट ऑफ टैक्स।
तो जब आप गंदे गंदे काम करते हो, जब आप चीज़ों को छिपाते हो दोस्तों, तो जैसे चीज़ों को छिपाया जाता है, जब इनको अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ में आती है ना डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स आपके ऊपर बहुत हाई रेट से क्या लगाता है, टैक्स। अब आप कहोगे सर ये बहुत बड़ी जो हाई रेट है ये क्या है, तो रेट बहुत ज़्यादा है, सबसे हाइयर रेट है 60% आपको टैक्स देना पड़ेगा, 25% इस पर सरचार्ज लगेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये सरचार्ज क्या होता है, तो भाई साहब सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स पे लगने वाला टैक्स। टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। और फिर ये जो टैक्स और सरचार्ज है ना, इसके ऊपर एक सेस और लगता है। सेस भी एक तरह का टैक्स ही है दोस्तों। सेस जो होता है ना वो भी एक तरह से टैक्स ही होता है। टैक्स के ऊपर टैक्स, फिर उसके ऊपर एक और टैक्स, दैट इज कॉल्ड सेस, है ना। बाकी सेस क्या है अभी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। जैसे आप अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले लिखोगे 60%, है ना, फिर उस 60 के ऊपर 25% लगेगा, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। तो जैसे ही आप 60 के ऊपर 25% लगाकर उसको ऐड करोगे तो 60 का 25% होता है 15 होता है, तो योर इफेक्टिव रेट इज 75। दोस्तों यहां पर आपका जो इफेक्टिव रेट है वो 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर 75 पर 4% सेस लगेगा, सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट, तो इफेक्टिव रेट इज 78%। दोस्तों यहां पर 78% लग जाएगा। तो ये जो 78% है ना, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल रेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल रेट। स्पेशल रेट बोलेंगे 78% को, ठीक है भाई। इसके बाद नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। यहां पर दोस्तों आपको किसी भी खर्चे का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। ये जो अनडिस्क्लोज सोर्स वाली इनकम होती है ना, इसमें से हम आपको किसी भी खर्चे का क्या नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे। मतलब जो भी इनकम आप यहां टैक्सेबल करोगे वो इनकम यहां पर ग्रॉस बेसिस पर क्या होगी, टैक्सेबल, ठीक है। वो इनकम यहां पर जब टैक्सेबल होगी ना तो वो हमेशा ग्रॉस बेसिस पर होगी, ग्रॉस बेसिस पर। जैसे 5 लाख रुपया है तो पूरा 5 लाख रुपया का इनकम टैक्सेबल होगा। अब आपने बोला कि साहब मैंने ये जो अनडिस्क्लोज जो इनकम आप मेरी मान रहे हो इसमें मेरे कुछ खर्चे भी लगे थे, है ना, तो मैं उस खर्चे को माइनस करना चाहता हूं। आपको दोस्तों एक्सपेंडिचर यहां पर माइनस नहीं करने दिया जाएगा। जितना भी आपका अनडिस्क्लोज सोर्स से इनकम है इट शुड बी टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। दोस्तों वो इनकम जो होगी ना वो यहां पर ग्रॉस बेसिस पर क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है। तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर जो टैक्स का रेट है वो 60% होगा, उसके ऊपर 25% की रेट से सरचार्ज लगाया जाएगा और दोस्तों फिर उसके ऊपर 4% की रेट से सेस लगाया जाएगा। तो यहां पर जो इफेक्टिव रेट होती है ना वो 78% हो जाएगी। अच्छा, आपको किसी एक्सपेंडिचर का यहां पर डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला, दैट इज कॉल्ड अदर पॉइंट्स। इसको हम लोग अदर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये सारा आपको एपिसोड समझ में आ गया, ब्लैक मनी वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उस पर टैक्स की रेट क्या होने वाली है ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग इनकम टैक्स में और आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सब इनकम टैक्स के बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर ये बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं तो एंटायर इनकम टैक्स आप लोगों के लिए बहुत सिंपल होने वाला है, यकीन मानिए दोस्तों। और आप इन सभी चीजों को ऐवे ही मत ले लेना भाई, हल्के में मत ले लेना, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं आपके। चलो अब हम लोग बात करते हैं जी चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। ये सब आपके कोर्स में है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, कोई भी बात मैं फालतू नहीं पढ़ा रहा हूं। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन होता है इनकम टैक्स का सेक्शन 4,
दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। तो आप अपना जो कॉपी है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, उसमें एक हेडिंग डाल लो, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। अब ये चार्जिंग सेक्शन क्या है भाई, और चार्जिंग सेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप जब भी कोई लॉ पढ़ते हो वहां पर एक चार्जिंग सेक्शन जरूर होता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज। मतलब जैसे अभी आप लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, तो इनकम पर टैक्स लगने का बेसिस क्या रहेगा? जब आप इनकम के ऊपर टैक्स लगाओगे तो व्हाट शुड बी द बेसिस, उसका चार्ज बेसिस क्या रहेगा? दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। तो जब दोस्तों आप किसी भी लॉ को पढ़ते हो, आप जब भी किसी कानून को पढ़ते हो, तो उसके अंदर एक चार्जिंग सेक्शन जरूर होता है, दैट इज कॉल्ड बैकबोन। वो एक तरह से उस कानून का बैकबोन होता है ना, बैकबोन बोल सकते हो आप उसको। तो ये जो चार्जिंग सेक्शन होता है ना माय डियर फ्रेंड, ये एक तरह से बेसिक सेक्शन होता है। तो अगर मैं पूरे एंटायर इनकम टैक्स की बात करूं, तो पूरे एंटायर इनकम टैक्स के अंदर व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन, टैक्स लगने का बेसिस क्या रहेगा, मतलब ऑन व्हाट बेसिस योर इनकम शुड बी टैक्सेबल, किस आधार पर इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। तो आप यहां पर लिख लीजिए भाई, क्या बेसिस रहेगा, पहले एक बार लिख लो। ये बेसिक सेक्शन है, तो आप इसमें लिखोगे इनकम टैक्स शैल बी लेविएड ऑन टोटल इनकम। इनकम टैक्स शैल बी लेविएड ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। इनकम टैक्स shall be levied on total income of every person at the rate specified in। तो इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो किसी भी पर्सन की टोटल इनकम पर लगाया जाता है। अब ये टोटल इनकम कैसे निकालते हैं भाई, यही तो हमको पढ़ना है। टोटल इनकम को निकालने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, यही बात तो हमको समझनी है भाई। तो इनकम टैक्स लगाया जाएगा ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। अब अगर हम पर्सन की बात करें तो देखो, पर्सन में 7 लोग आते हैं। इंडिविजुअल का नाम आता है, HUF का नाम आता है, फर्म, कंपनी, AOP का नाम आता है। तो ये जितने भी लोग होते हैं भाई, ये सब क्या कहलाते हैं, पर्सन कहलाते हैं। तो किसी भी पर्सन की जो टोटल इनकम होती है, किसी भी पर्सन की जो टोटल इनकम होती है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है ना। और वो इनकम टैक्स कौन सी रेट से लगाया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे एंटायर इनकम टैक्स में देखो, पर्सन तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि भाई पर्सन में कौन कौन आता है। पर्सन में इंडिविजुअल का नाम आता है, पर्सन में फर्म का नाम आता है, पर्सन में कंपनी का नाम आता है, ये सब तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। अब बात ये है कि जो इनकम टैक्स लगाया जाएगा वो किसी पर्सन की टोटल इनकम पर लगाया जाएगा। सो वी हैव टू नो व्हाट इज द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब आप चाहे उसको टोटल इनकम बोलो या दोस्तों आप उसको टैक्सेबल इनकम बोलो, हमें किसी पर्सन की टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। अब टोटल इनकम कैसे निकाली जाती है, ये बात हमको यहां पर समझनी है। तो पहला हमारा काम होगा टोटल इनकम कंप्यूट करना, वो मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। अब इनकम टैक्स चलो टोटल इनकम पे लगेगा, टैक्सेबल इनकम पे लगेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन सर उसकी टैक्स रेट क्या क्या होगी, मतलब हम वहां पर कौन सी टैक्स रेट काम लेंगे, ये बात हमको समझनी है। तो यहां पर टैक्स की रेट हमको क्या लेनी है वो भी मैं बताता हूं। तो एक तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा टोटल इनकम को कंप्यूट करना, है ना। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि भाई टोटल इनकम को निकाला जाए, टोटल इनकम को कंप्यूट किया जाए और फिर उस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाए। अब टैक्स कैसे लगाते हैं दोस्तों, ये बात भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं।
कि भाई टैक्स की जो रेट है वो यहाँ पर क्या रहती है ना, टैक्स की रेट क्या रहती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर फाइनेंस एक्ट, एक तो नाम लिखोगे फाइनेंस एक्ट है ना, एक तो नाम आप यहां पर लिखोगे फाइनेंस एक्ट, एक आप यहां पर लिखोगे इनकम टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961। फाइनेंस एक्ट में आप लिखोगे शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल फर्स्ट, इनकम टैक्स में आप लिखोगे शेड्यूल फर्स्ट, और शेड्यूल फर्स्ट में हम लिखेंगे जनरल टैक्स रेट्स, जनरल टैक्स रेट, और इनकम टैक्स एक्ट में आप लिखोगे स्पेशल टैक्स रेट्स। दोस्तों याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, क्या सर? मैंने आपको ऐसे बोला था कि देखो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। अभी जैसे आप लोगों का एग्जाम 2023 के अंदर होने वाला है, 2023 में, तो वहां पर फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल होगा। जो फाइनेंस एक्ट 2022 में अभी जो बजट आया है फरवरी में, ये फाइनेंस एक्ट जो 2022 है दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर 2023 एग्जाम्स, ठीक है। तो जब बजट आता है दोस्तों, तो फाइनेंस एक्ट पास करवाया जाता है पार्लियामेंट में, और उस फाइनेंस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल नंबर 1 होता है। क्या बोलते हैं उसको? फाइनेंस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल नंबर 1 होता है, और वो जो शेड्यूल नंबर 1 होता है ना भाई, उसके अंदर जो टैक्स की रेट बताई जाती है, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर जो भी टैक्स की रेट बताई जाती है, दैट इज कॉल्ड जनरल टैक्स रेट। दोस्तों हम उसको जनरल टैक्स रेट बोलते हैं। तो जो फाइनेंस एक्ट होता है उसके अंदर शेड्यूल नंबर 1 होता है, और वो जो शेड्यूल नंबर 1 होता है ना दोस्तों, उसके अंदर जो भी टैक्स की रेट बताई जाती है दैट इज कॉल्ड जनरल टैक्स रेट, उसको हम लोग जनरल टैक्स रेट बोलते हैं। इसके अलावा एक इनकम टैक्स एक्ट होता है 1961, है ना, वो अलग से दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके अंदर जो टैक्स की रेट बताई जाती है उसे हम लोग कहते हैं स्पेशल टैक्स रेट। अब ये जनरल टैक्स रेट क्या है, स्पेशल टैक्स रेट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो चार्जिंग सेक्शन 4 समझ में आया कि जो इनकम टैक्स लगाया जाएगा वो किसी भी पर्सन की टोटल इनकम पर लगाया जाएगा। अब पर्सन कोई भी हो सकता है, पर्सन यहां पर इंडिविजुअल भी हो सकता है, पर्सन यहां फर्म भी हो सकती है, पर्सन यहां कंपनी, एओपी, बीओवाई कोई भी हो सकता है। तो हमारा मेन काम है टोटल इनकम को कंप्यूट करना। इसके लिए दोस्तों हमको एंटायर इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा, और ये जो टोटल इनकम होती है ना भाई, इस टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स को लगाया जाएगा। अब इनकम टैक्स के लिए रेट कहां से लेकर आओगे, तो मैं आपको बता दूं, एक तो होता है फाइनेंस एक्ट, है ना, एक होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो फाइनेंस एक्ट होता है उसमें शेड्यूल नंबर 1 दिया गया है। क्या दिया गया है? शेड्यूल नंबर 1। अच्छा, ये जो शेड्यूल नंबर 1 होता है ना, इसके अंदर आपको जनरल टैक्स रेट बताई गई है, जनरल टैक्स रेट। और एक होता है दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अंदर आपको स्पेशल टैक्स रेट बताई गई है ना, स्पेशल जो टैक्स की रेट है ना वो बताई गई है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हमारा काम है सर, चलो टैक्स रेट क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, वो कोई बात नहीं है। अब हमारे माइंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो पता है क्या आता है? सर ये टोटल इनकम को कंप्यूट कैसे किया जाता है?
सर व्हाट इज द मैकेनिज्म कि हम यहां पर टोटल इनकम को कंप्यूट कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब आप जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखने वाले हो दैट इज कॉल्ड स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। देखो ये चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं नहीं पढ़ रखी है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। हो सकता है आपने पहले पढ़ी हो सकता है आपने पहले ना पढ़ी हो। मेरा काम है भाई आपको जीरो लेवल से लेकर चलना, जीरो से लेकर जो पूरा हीरो बनाने वाला काम है ना वो मैं आप लोगों के लिए यहां पर करने वाला हूं। चलो तो हमारा जो अगला पॉइंट यहां पर आने वाला है, जो अगला पॉइंट दोस्तों हम यहां पर पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। अगला पॉइंट जो हम यहां पर लिखेंगे दैट इज कॉल्ड स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, ये चीज दोस्तों हम यहां पर करने वाले हैं। चलो कि भाई ये जो टोटल इनकम होती है इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद मैं एक तरह से दोस्तों आपको पूरे इनकम टैक्स का हेलीकॉप्टर यात्रा करवाऊंगा। मैं एक तरह से आपको पूरा जो हेलीकॉप्टर वाला व्यू है ना वो करवाऊंगा कि मैं आपको ऊपर से पूरा दिखाऊंगा कि देखो बच्चों इनकम टैक्स कैसा होता है, इसमें इनकम को कंप्यूट किया जाता है, राइट। फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को देखेंगे। जैसे मैं जयपुर में रहता हूं, आपने कहा सर प्लीज जयपुर घुमा दो। अब मेरे पास तो मान लो पहला दिन है तो मैंने आपको जयपुर ऊपर ऊपर से दिखा दिया। हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ गए और मैंने जयपुर की सारी चीजें आपको दिखा दी। देखो जी ये जयपुर में हवा महल है, ये जयपुर में जंतर मंतर है, ये जयपुर का जयगढ़ का किला है, ये यहाँ पर जल महल है। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, पिंक सिटी है जयपुर। अच्छा सर, फिर आपने कहा सर अब हमको एक एक चीज दिखाओ, तो हम लोग बस में बैठ कर गए है ना। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को कहाँ रोका, हवा महल पर रुका। हवा महल के अंदर गए, देखो हवा महल में कितनी खिड़कियां होती हैं, राजा कहाँ रहता था, रानी कहाँ रहती थी, एक एक रूम आपको दिखाया है ना। तो वो काम हमारा बात का है। पहले मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि भाई टोटल इनकम कंप्यूट करने का मैनर क्या होता है। जब एक बार आप हेलीकॉप्टर यात्रा कर लेते हो ना दोस्तों, आपके माइंड में एक मैप बन जाता है, आपके माइंड में एक नक्शा बन जाता है। और फिर जब मैप आपके पास होता है ना दोस्तों, तो मंजिल तक पहुंचना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी। चलो तो स्टेप्स क्या होते हैं, वन बाय वन सारे स्टेप लिख लो। एक ओवरव्यू, एक मैप आपके दिमाग में बना दूंगा। जैसे आपको माँ वैष्णो देवी जाना है, कभी गए हो माँ वैष्णो देवी, कमेंट करके बताना गए हो। तो माँ वैष्णो देवी जाते हैं, जैसे जयपुर से कटरा जाना है। अब जयपुर से कटरा की ट्रेन है ना, जयपुर से जब आपके पास माता वैष्णो देवी जाने का मैप होता है तो मैं बता दूं दोस्तों यात्रा करना बहुत इजी हो जाता है। मतलब मैं आपको बताऊं कि आपके दिमाग में एक मैप बन जाता है। भाई सबसे पहले अगर अपन जयपुर से कटरा जाएंगे तो बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे, आपके मन में एक अलग ही तरह का एंथुसियाज्म होता है, ठीक है। और एक होता है कि भाई मैप नहीं है, बस सो जाओ जाके ट्रेन में, सुबह उठ जाना। तो भाई मैं आप लोगों को यहां पर एक पूरा का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं, है ना। यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं और आप लोग भाई स्टेप्स यहां पर नोट कर लीजिए। क्या स्टेप्स रहेंगे कैलकुलेशन के, टोटल इनकम को निकालने का स्टेप क्या रहेगा। तो दोस्तों हम यहां पर टोटल इनकम कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक मैप आपके दिमाग में बनाया जा रहा है, जिससे चीजें बहुत जल्दी से आप लोगों को दोस्तों याद हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस यहां पर आपका बिल्टअप हो जाएगा। चलिए जी तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग यहां पर लिखोगे दैट इज कॉल्ड डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहला काम होता है दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस को निकालना।
ये आपका सबसे पहला काम होता है, ठीक है। तो मैं जब इनकम टैक्स में स्टार्टिंग करूंगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बताऊंगा। अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये हमारे क्या काम आता है, ये सारी तमाम बातें दोस्तों अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार सारे के सारे स्टेप्स आप लोग यहां पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है उसको हम यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेजिडेंट, जो पहला वाला है दैट इज कॉल्ड रेजिडेंट, और जो दूसरे वाला है उसको हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। दोस्तों एक को हम रेजिडेंट बोलेंगे और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट। इसके बाद सेकंड काम हमारा क्या रहेगा, डिटरमाइन। सेकंड काम हमारा क्या रहेगा, डिटरमाइन इनकम। डिटरमाइन इनकम अंडर ईच हेड। जितने भी हेड हैं दोस्तों उसके अंदर इनकम को क्या करना, डिटरमाइन करना। अब आप कहोगे सर ये हेड क्या चीज होती है। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा, आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजंट मैटर। डिटरमाइन इनकम अंडर ईच हेड, जितने भी हेड होते हैं इसके अंदर इनकम को डिटरमाइन करना। अब ये हेड क्या होते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो किसी भी असेसी की टोटल इनकम के ऊपर लगाया जाता है। जो भी असेसी की टोटल इनकम होती है ना उसके ऊपर हम लोग इनकम टैक्स लगाते हैं। तो हमें हर हेड के अंदर क्या निकालनी पड़ती है, इनकम। हेड का मतलब होता है चैप्टर। जब आप लोग दोस्तों इनकम टैक्स को पढ़ोगे तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। दोस्तों यहां पर 5 हेड ऑफ इनकम बताए गए हैं। कोई भी बंदा जब इनकम कमाएगा तो वो इन 5 सोर्स से इनकम कमाता है। तो आपके एग्जाम में बहुत सारी इनकम क्वेश्चंस में गिवन होगी, आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन से वाली इनकम कौन से वाले हेड से रिलेटेड है, कौन से वाली इनकम कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, ये आपको वहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो हेड होते हैं ना ये 5 तरह के होते हैं, लिख लो। और ये जो पांचों हेड है ना दोस्तों ये 5 डिफरेंट चैप्टर है। यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आपने इन 5 हेड को बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये एक तरह से एंटायर इनकम टैक्स का 70% काम आपका यहां पर, और मैं तो बोलूंगा 80% काम आपका कंप्लीट हो जाता है। सो डिटरमाइन इनकम अंडर ईच हेड। कौन कौन से हेड होते हैं जी, इसमें सबसे पहला नाम आप लिख लो इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले हेड का नाम आप लिख लो इनकम फ्रॉम सैलरी। ये होता है दोस्तों इनकम का पहला हेड। दूसरा हेड आप लिख लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक बार लिख लो फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। दूसरा हेड होता है दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। और थर्ड नाम आप लिखोगे यहां पर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और जो चौथा हेड है इनकम का वो क्या होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये इनकम का दोस्तों चौथा हेड है जिसको हम 4th नंबर का चैप्टर बोलते हैं। इसके बाद आप लिख लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके बाद आप लिख लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये 5 हेड है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले वाले हेड का नाम होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा वाला जो हेड होता है उसका नाम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड वाले का नाम होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट हेड है। तो देखो सैलरी, आपको पता है बहुत सारे लोग सैलरी इनकम कमाते हैं, बहुत सारे। आप लोग भी जब प्रोफेशनल बन जाते हो, आपके हाथ में डिग्री आ जाती है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जॉब कर सकते हो।
आपको पता है दोस्तों, जब आप प्रोफेशनल पर्सन बन जाओगे तो आपके इंस्टीट्यूट या जहां से भी आप पढ़े हो, जो भी डिग्री आप लिए हो, वो आपके लिए कैंपस इंटरव्यू करवाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कैंपस इंटरव्यू में नहीं होता है सिलेक्शन, तो ऑफ कैंपस भी आप अपना नौकरी ढूंढ सकते हो। तो जब आप नौकरी करते हो दोस्तों, किसी के यहां पर जाकर जॉब करते हो, तो जो आपको पैसा मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब वो कैसे कंप्यूट होता है, उसमें कौन कौन से रूल्स लगाने पड़ते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस लगाने पड़ते हैं, दोस्तों ये पूरा का पूरा डिस्कशन हम सैलरी वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम होता है दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड चैप्टर का नाम क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है तो आप उससे एक बहुत अच्छी खासी रेंटल इनकम कमा सकते हो। आपको यहां पर दोस्तों किराए का इनकम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रेंटल इनकम। किराए से आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो, तो उनको काम भी नहीं करना पड़ता। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लो जी रेंट पर दे दो, बैठे बैठे पैसे आएंगे आपके, दैट इज कॉल्ड रेंटल इनकम। तो वो इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। थर्ड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दोस्तों जब आप एक प्रोफेशनल पर्सन बन जाते हो, जब आपके पास एक डिग्री आ जाती है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना खुद का ऑफिस रन कर सकते हो, आप लोगों को ज्ञान दे सकते हो, आप लोगों को नॉलेज दे सकते हो। जैसे मैं एक प्रैक्टिसिंग पर्सन हूं, मेरा ऑफिस है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मैं उनको नॉलेज देता हूं, मैं दोस्तों उनसे फीस चार्ज करता हूं, तो ये मेरी इनकम कहलाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो सर इसका मतलब आप तो अपने बॉस खुद ही हो? हाँ जी, मैं अपना बॉस खुद ही हूं, लेकिन दोस्तों मुझे अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत रखना पड़ता है। नौकरी में तो क्या होता है, आपके ऊपर कोई ना कोई बॉस होता है, मतलब उसका डंडा होता है आपके ऊपर, है ना। आप काम नहीं भी करोगे तो आपसे काम करवाया जाएगा। लेकिन जब बिजनेस प्रोफेशन होता है ना, जहां खुद का बिजनेस होता है या खुद का प्रोफेशन होता है, खुद का ऑफिस होता है, तो वहां पर खुद का बॉस खुद को बनना पड़ता है। वहां कौन पूछने वाला है भाई लेट क्यों आए, जल्दी क्यों जा रहे हो, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन आपको अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ता है। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप लोग बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम कमाते हो, तो वो आपके थर्ड चैप्टर में या हेड में वो इनकम क्या होती है? टैक्सेबल। और उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ चैप्टर का नाम है माय डियर फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास लैंड है, आपके पास फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं दोस्तों? कैपिटल असेट। और कैपिटल असेट को जब आप सेल करते हो तो आपको एक वैल्यू में एप्रिसिएशन मिलता है, और वो जो वैल्यू आपको एप्रिशिएट होकर मिली है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। जैसे आपके पास माय डियर फ्रेंड्स मान लीजिए मकान है, हाउस प्रॉपर्टी है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी से आप दो तरह की इनकम कमा सकते हो। सर दो इनकम कौन कौन सी? पहली इनकम का नाम है दोस्तों रेंटल इनकम। वो जो मकान है, वो जो हाउस प्रॉपर्टी है, उससे दोस्तों आप रेंटल इनकम कमा सकते हो। अच्छा, रेंटल इनकम जब आप लोग कमाओगे तो वो कहां टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में। अच्छा, आपने वो मकान सपोज करो 1 करोड़ का परचेज किया और आपने उसको 2 साल 3 साल रखने के बाद 1.5 CR में बेच दिया, 1.5 CR में। तो दोस्तों जो प्रॉपर्टी आपने 1 CR में परचेज किया था उसका आपको 1.5 CR मिल गया। तो दोस्तों मुझे बताओ क्या ये वैल्यू में गेन हुआ? यस सर। कितना गेन हुआ? 50 लाख रुपए का गेन हुआ। तो दोस्तों ये जो 50 लाख रुपए का गेन हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसे हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बोलेंगे।
इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी अदर हेड से या अदर सोर्स से अगर इनकम कमाते हो जो पहले वाले हेड में कवर नहीं हुआ, जैसे आपने एफडी पर इंटरेस्ट कमाया, एफडी पर, तो वो ना तो सैलरी इनकम है, ना वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ना वो आपका बिजनेस और प्रोफेशन है, ना वो आपका कैपिटल गेन है। तो मुझे बताओ दोस्तों, वो जो एफडी पर आप इंटरेस्ट का इनकम कमाए हो वो कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्स होता है, जिसका कोई नहीं होता सर उसका भगवान होता है। अरे यहां पर भगवान की बात नहीं हो रही, यहां पर अदर सोर्स की बात हो रही है। तो दोस्तों इनकम टैक्स का कानून जब आप लोग पढ़ते हो, लॉ जब आप लोग पढ़ते हो, तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये 5 हेड हैं दोस्तों जो आपको यहां पर पढ़ने होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सैलरी, द सेकेंड वन इज कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी, द थर्ड वन इज कॉल्ड बिजनेस और प्रोफेशन, द फोर्थ वन इज कॉल्ड कैपिटल गेन, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और ये 5 चैप्टर में आपको इनकम को डिवाइड करना पड़ता है। और हमारा ऑब्जेक्ट दोस्तों इनकम कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना। हमारा ऑब्जेक्ट इनकम निकालना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना। तो इनकम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई? टैक्सेबल इनकम में, है ना। इनकम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही तो बात सीखनी है दोस्तों, यही तो बात सीखनी है। तो ये 5 हेड हो जाते हैं भाई जिसमें हम टैक्सेबल इनकम को डिवाइड करेंगे। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इसके बाद क्या करना पड़ता है? ये पूरे इनकम टैक्स का आपको एक वो बता रहा हूं ओवरव्यू। सबसे पहला काम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। दूसरा काम है भाई इनकम को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में क्या करो? डिवाइड करो, अलग अलग हेड में डिवाइड करो। बहुत बढ़िया। तीसरा काम होता है भाई क्लबिंग, क्लबिंग ऑफ इनकम। सर ये क्या होता है क्लबिंग ऑफ इनकम? क्लबिंग का मतलब होता है दोस्तों इनकम का जुड़ जाना, मतलब इनकम किसी और की इनकम में जुड़ जाती है। सर ऐसे कैसे? हाँ जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूं। जैसे मान लो दोस्तों कोई माइनर बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, माइनर बच्चा है अभी, है ना। आजा मेरे लाल, छोटा छोटा बच्चा, माइनर बच्चा है। अब माइनर बच्चे क्या इनकम कमा सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों नहीं कमा सकते? सपोज करो माइनर बच्चे के नाम मकान है तो उसको रेंट का इनकम आएगा। माइनर बच्चे के नाम किसी ने एफडी करा दी तो उसको इंटरेस्ट का इनकम आएगा। तो लॉ कहता है कि जो माइनर बच्चे होते हैं वो जो इनकम को अर्न करते हैं दोस्तों, वो जिस इनकम को कमाते हैं, वो इनकम जो माइनर बच्चे की इनकम होती है वो हमेशा उसके पेरेंट्स के हैंड्स में क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर माइनर बच्चे ने इनकम कमाया है तो वो उसके पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल होना चाहिए। सर पेरेंट्स कौन? फादर या मदर? दोनों में से कोई भी। फादर के भी ऐड कर सकते हो और आप चाहो दोस्तों तो वो इनकम मदर के भी ऐड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड क्लबिंग। तो इनकम को क्या करना पड़ता है? क्लब करना पड़ता है। कमाएगा कोई और, टैक्स किसी और को देना पड़ेगा। तो ऐसे इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहां पर इनकम पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। वो मैं आपको क्लबिंग वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेट ऑफ, लिख लो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। जितने भी लॉसेज होते हैं, लॉसेज का मतलब हानि, उनको सेट ऑफ करना, उनको कैरी फॉरवर्ड करना। जैसे सपोज करो दोस्तों मुझे बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है तो मैं बिजनेस के लॉस को बिजनेस की इनकम से क्या कर सकता हूं? सेट ऑफ। जैसे मुझे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस हो रहा है तो मैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से क्या कर सकता हूं? सेट ऑफ। तो ऐसे किसी भी हेड में अगर आपको लॉस होता है तो वो प्रॉफिट से क्या हो जाता है? सेट ऑफ। अच्छा, जब आप लॉस को प्रॉफिट से सेट ऑफ करते हो तो उसके लिए भी इनकम टैक्स में अलग अलग प्रोविजंस हैं।
प्रोविजंस का मतलब होता है अलग अलग कानून है। देयर इज अ डिफरेंट मैनर। किसी भी हेड में अगर आपको लॉस हो जाता है, जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस से हमेशा प्रॉफिट ही होगा दोस्तों, आपको बिजनेस से लॉस भी तो हो सकता है। तो बिजनेस के लॉस को आप बिजनेस की इनकम से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। सर अगर हमारे पास प्रॉफिट ना हो तो भाई साहब फिर वो जो लॉस होता है ना, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। वो जो लॉस होता है उसे आप नेक्स्ट ईयर में क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वो जो लॉस होता है उसको आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छा सर फिर नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। सर अगर नेक्स्ट ईयर में भी प्रॉफिट ना हो तो? दोस्तों इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बने हुए हैं। तो लॉस को कब सेट ऑफ करना है, कितने ईयर तक करना है, कौन से हेड की इनकम से करना है, ये सारी की सारी तमाम बातें हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में करेंगे। और इन सभी कामों को करने के बाद जो चीज निकल कर आती है वो कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम शॉर्ट में बोलते हैं GTI। तो ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलेगी? जितने भी 5 हेड हैं भाई, सबसे पहले इन 5 हेड्स में इनकम कंप्यूट करो। उससे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो, फिर जहां पर इनकम क्लब होनी है वहां पर इनकम को क्लब करो, जहां पर लॉसेस का सेट ऑफ होना है वहां पर लॉसेस को सेट ऑफ करो। ये सारे काम करने के बाद जो भी फाइनल अमाउंट निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रॉस टोटल इनकम। शॉर्ट में बोलते हैं GTI। आप इसको GTI भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है ना, इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? डिडक्शंस माइनस कर दो। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये जो डिडक्शंस होती है अंडर चैप्टर 6A, इनको आप माइनस कर दो। अब ये डिडक्शंस क्या होती हैं दोस्तों? डिडक्शंस मैं आप लोगों को सेक्शन 80C से लेकर और 80U तक पढ़ाऊंगा। ये डिडक्शंस हैं, इसका एक अलग ही चैप्टर है। अच्छा डिडक्शन जो मिलती है वो हमेशा ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप सैलरी में से डिडक्शन लोगे, हाउस प्रॉपर्टी में से लोगे, ना जी ना। सारे हेड्स की इनकम का टोटल करो, क्लबिंग करो, सेट ऑफ करो लॉसेस का। जो फाइनल आउटकम निकल कर आएगा उस फाइनल आउटकम को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। वो जो फाइनल आउटकम निकल कर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। दैट इज कॉल्ड GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा ये जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है ना, इसमें से दोस्तों हमें डिडक्शंस मिलते हैं। और ये जितने भी डिडक्शंस होते हैं ये सेक्शन 80C से लेकर और 80U तक होते हैं। ये डिडक्शंस दोस्तों आपको माइनस करने पड़ते हैं। अब ये डिडक्शन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये पूरी की पूरी तमाम बातें ये मैं आपको डिडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। अच्छा ये जो डिडक्शंस है ना, इनको अंडर चैप्टर 6A भी कहा जाता है। ये जितने भी डिडक्शंस हैं दोस्तों, इनको अंडर चैप्टर 6A भी कहा जाता है। ये सारे डिडक्शन आपको चैप्टर 6A में मिलते हैं। जैसे आपकी बुक में चैप्टर होते हैं ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे ही दोस्तों ये जो एंटायर इनकम टैक्स है, ये जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स का कानून है, इसके अंदर भी अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे बने हुए हैं। तो ये जो डिडक्शंस होती हैं ये कौन से चैप्टर में बताई गई है? अंडर चैप्टर 6A। ये सारी तमाम बातें आपको चैप्टर 6A के अंदर बताई गई हैं। तो आप इन सारे डिडक्शंस को माइनस कर दो ग्रॉस टोटल इनकम में से। जैसे ही माइनस करोगे
तो आपके सामने प्रकट हो जाएगी टोटल इनकम। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अच्छा इसको टोटल इनकम भी बोल सकते हो और इसको आप फाइनली टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो। ये जो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा ना, इसको आप लोग अगर चाहो तो टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको टोटल इनकम भी बोल सकते हो। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये जो टोटल इनकम होती है, ये जो टैक्सेबल इनकम होती है, इसके ऊपर टैक्स निकाला जाता है, इसके ऊपर टैक्स निकाला जाता है। तुम ही हो, अरे तुम ही हो, जिंदगी नहीं, तुम ही हो टोटल इनकम। तुम्हारे ऊपर हम क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। अच्छा दोस्तों हर इंसान पता है क्या चाहता है? मेरी इनकम तो बहुत ज्यादा बढ़े, दो दोगुनी रात चौगनी बढ़े। भाई इनकम बढ़ने में कमी नहीं होनी चाहिए, हर इंसान चाहता है मेरी इनकम बढ़े। लेकिन दोस्तों हर इंसान एक चीज और चाहता है, मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो। इनकम तो बहुत ज्यादा हो, इनकम तो इतनी बढ़नी चाहिए कि सोचो ही मत, लेकिन जो टैक्सेबल इनकम है वो मेरी कम हो जाए। हे भगवान मेरी इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ाना, लेकिन मेरी टैक्सेबल इनकम को कम रखना। क्योंकि टैक्स जो लगता है दोस्तों वो टैक्सेबल इनकम पे लगता है। हमारा ऑब्जेक्ट इनकम निकालना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट टैक्सेबल इनकम को निकालना है। अरे इनकम तो पहले से क्वेश्चन में दी हुई होगी, हमारा ऑब्जेक्ट इनकम निकालना थोड़ी है। हमारा ऑब्जेक्ट पता है क्या है? उस टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना। और टैक्सेबल इनकम जो होती है वो सारे डिडक्शन विडक्शन लेने के बाद आती है। तो बताओ दोस्तों क्या लोग डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते होंगे? अपने दिमाग से सोचो, रटने की बात नहीं है। क्या अगर आपकी इनकम पे टैक्स लगना है तो क्या आप ज्यादा से ज्यादा डिडक्शंस लेना चाहोगे? द आंसर इज यस। सर किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि हम ज्यादा टैक्स देना चाहेंगे, हम तो टैक्स तो कम ही देना चाहेंगे। अच्छा टैक्स कम कब लगेगा? जब टोटल इनकम कम हो, जब टैक्सेबल इनकम कम हो। और ये टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम कम कब होगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या लोगे? डिडक्शंस लोगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है भाई इनकम तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमारी टैक्सेबल इनकम कम होनी चाहिए। और टैक्सेबल इनकम कम कब होती है? जब हम ज्यादा से ज्यादा क्या लेते हैं? डिडक्शंस। चलो तो हमें जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो किसके ऊपर करना है भाई? हमें टैक्स टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगाना है। कैसे लगाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो यहां पर आप ले लो, कैसे लगाएंगे। एक तो होती है जनरल रेट इनकम, एक तो होती है जनरल रेट इनकम। अच्छा जो जनरल रेट इनकम होती है उस पर लगता है जनरल टैक्स रेट्स, जनरल टैक्स रेट्स। एक होती है स्पेशल रेट इनकम, उस पर लगाई जाती है स्पेशल टैक्स रेट्स। ठीक है। और ये जो स्पेशल टैक्स रेट होती है ना दोस्तों, ये कंपलसरी नेचर की होती है, कंपलसरी नेचर की। तो जो आपने टैक्सेबल इनकम निकाली है, ये जो आपने टैक्सेबल इनकम निकाली है ना भाई, इस टैक्सेबल इनकम को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। एक तो मैंने वो इनकम पता करनी है जो जनरल रेट से टैक्सेबल है, एक मुझे वो इनकम पता करनी है जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल है। अब सर ये जनरल रेट क्या होती है, सर ये स्पेशल रेट क्या होती है, ये हमारे को समझना है। स्पेशल रेट कब लगेगी, कैसे लगेगी, कितनी लगेगी, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। और दोस्तों जहां पर स्पेशल रेट नहीं लगती है उन सभी जगहों पर जनरल टैक्स रेट लग जाती है।
तो ये जनरल टैक्स रेट क्या है, ये जनरल टैक्स रेट क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, चिंता ना करें दोस्तों, चिंता चिता के समान है। जय हो गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। तो जहां जनरल रेट वाली इनकम है वहां जनरल टैक्स रेट लगाओ, जहां स्पेशल रेट वाली इनकम है वहां स्पेशल टैक्स रेट लगाओ। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद जो हमारा निकल कर आता है अमाउंट, उसको हम बोलते हैं टैक्स। दोस्तों ये जो अमाउंट हमारा निकल कर आता है इसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। अच्छा, टैक्स के ऊपर क्या लगेगा? सरचार्ज। दोस्तों ये जो टैक्स होता है ना, इसके ऊपर लगेगा सरचार्ज, सरचार्ज इफ एनी। अब आप कहोगे सर ये सरचार्ज क्या होता है? दोस्तों सरचार्ज टैक्स पर लगने वाला टैक्स है। मतलब सर टैक्स पर फिर एक टैक्स लगता है? हाँ जी हाँ। सर ये तो बहुत गलत बात है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स? हाँ जी, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो उसको हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सरचार्ज। अच्छा दोस्तों, ये सरचार्ज सबके नहीं लगता, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो सरचार्ज होता है ना, ये सबके ऊपर नहीं लगाया जाता। सरचार्ज सबके ऊपर नहीं लगेगा, इसका कुछ क्राइटेरिया है लॉ के अंदर। जब आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा ऊपर चली जाएगी, 50 लाख से ज्यादा ऊपर चली जाएगी, या 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा चली जाएगी, या 2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, देयर आर सर्टेन मॉनेटरी लिमिट्स। तो जब आपकी टैक्सेबल इनकम उन सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देती है तो भाई साहब सरचार्ज लगाया जाता है। सरचार्ज, तो सरचार्ज एक तरह से क्या है? टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, उसको हम लोग सरचार्ज बोलते हैं। ठीक है भाई, सरचार्ज लग गया। अब सरचार्ज जो होता है वो कब लगता है, इसको भी लिख लो। सरचार्ज कब लगता है? इफ टोटल इनकम, इफ टोटल इनकम एक्सीड, इफ टोटल इनकम एक्सीड, इफ टोटल इनकम एक्सीड लिमिट। जब आपकी टोटल इनकम लिमिट को क्या करेगी? क्रॉस करेगी, तो सरचार्ज लगेगा। वो लिमिट क्या है मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, सरचार्ज लग गया। अब सरचार्ज लगने के बाद एक चीज और लगती है दोस्तों, लिख लो, सेस, CESS, सेस लगता है, सेस। और ये जो सेस होता है ना, ब्रैकेट में लिख लो, ये कंपलसरी होता है। ओ माय गॉड। अच्छा, अभी सेस का रेट पता है क्या चल रहा है? सेस ये लगेगा 4% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज। ओ माय गॉड, मतलब पहले टैक्स निकालो, और टैक्स निकालने के लिए 2 रेट पढ़ाऊंगा, एक जनरल टैक्स रेट और एक पढ़ाऊंगा दोस्तों स्पेशल टैक्स रेट। तो सबसे पहला काम है भाई टैक्स कैलकुलेट करो, फिर टैक्स के ऊपर क्या लगाओ? सरचार्ज लगाओ, है ना। और ये जो सरचार्ज है ये कब लगेगा? जब हमारी टोटल इनकम किसी स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, मतलब टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लग गया। फिर तीसरी चीज होती है सेस। सेस एक ऐसी चीज है भाई जो टैक्स के ऊपर भी लगेगा और सरचार्ज के ऊपर भी लगेगा, मतलब टैक्स पर टैक्स फिर टैक्स। ओ माय गॉड, पहले टैक्स फिर टैक्स पर दोबारा टैक्स लगा सरचार्ज। अच्छा, सरचार्ज सबके नहीं लगेगा, जब इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर होगी तो लगेगा। एक तीसरी चीज और होती है सेस। अच्छा, सेस सबके लगता है और ये टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर लगाया जाता है। किसके टोटल पर? जो हमारा टैक्स और सरचार्ज का टोटल है ना, टैक्स और सरचार्ज का टोटल इस पे लगाया जाता है। ओ माय गॉड,
सर अगर सरचार्ज ना हो तो, सर अगर सरचार्ज ना हो तो फिर टैक्स पे लगाओ, और अगर सरचार्ज है तो भाई साहब टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर लगाओ। क्या रेट से लगाओ? 4%, फिक्स है लॉ में। ओ माय गॉड, इसके बाद सर अब तो हो गया ना टैक्स? हाँ जी अब हो गया। इसको बोलते हैं टोटल टैक्स पेबल। ये है दोस्तों टोटल टैक्स पेबल। तो सबसे पहला काम क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या काम आता है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। फिर इनकम को अलग अलग हेड में डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जब पांचों हेड्स की इनकम आ जाती है भाई, उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम करो। उसके बाद लॉसेस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करो। आपके पास फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा, और उस फाइनल अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। वो जो फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, ये जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है ना, इसमें से आपको मिल जाती हैं डिडक्शंस, और ये सारे डिडक्शन 80C से लेकर और 80U तक मिलते हैं। इन सारे डिडक्शंस को माइनस करो, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। उसके ऊपर टैक्स निकालो, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाओ अगर है तो, फिर सेस तो लगाना ही लगाना है, वो टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर लगेगा। सरचार्ज अगर नहीं है तो फिर टैक्स के ऊपर लगेगा। इसको बोलते हैं टोटल टैक्स पेबल। क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल टैक्स पेबल। ओहो, अब इसमें से माइनस कर दो, माइनस। क्या माइनस कर दो? टीडीएस माइनस कर दो। लिखो लिखो, टीसीएस माइनस कर दो, एडवांस टैक्स माइनस कर दो। टीडीएस माइनस कर दो, टीसीएस माइनस कर दो, एडवांस टैक्स माइनस कर दो, और ये जो फाइनल अमाउंट नीचे बचेगा ये कहलाता है नेट टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल। सर ये क्या चीज है? टीडीएस, टीसीएस, नाम तो हमने सुना है। सर ये टीडीएस टीसीएस क्या होता है? अरे भाई, आपका सपोज करो टैक्स बनता है, टोटल टैक्स, एग्जांपल देके समझाता हूं, 1 लाख, ठीक है। अब सरकार क्या करती है? प्रीवियस ईयर के अंदर पहले ही टैक्स ले लेती है आपसे। भाई आप तो असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन करते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टैक्स गवर्नमेंट के पास पहले से ही जमा हो जाता है। अच्छा सर, पहले से कैसे हो जाता है जमा? दोस्तों उसके लिए आपको टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स नाम का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये जो टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स का चैप्टर है, इसमें आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोगों का टैक्स तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है। अब सपोज करो गवर्नमेंट के पास पहले से 80,000 आपका जमा है। अच्छा, आपका टैक्स बनता था 1 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका 80,000 पहले से जमा है, तो मुझे बताओ आपको सरकार को नेट टैक्स कितना देना है भाई? सर नेट टैक्स पेबल है 20,000, तो जमा करा दो 20,000, है ना, जमा करा दो। और सोचो दोस्तों, सोचो, अगर सरकार के पास आपके 1,20,000 पहले से जमा है, कितने पैसे जमा है पहले से? 1,20,000, 1,20,000, तो इसका मतलब आपके 20,000 ज्यादा जमा है, तो इसको हम बोलेंगे नेट टैक्स रिफंडेबल। सरकार आपको 20,000 का रिफंड देगी। तो अगर आपका टैक्स टीडीएस अमाउंट से कम है तो बैलेंस और जमा करा दो, और अगर आपका पैसा गवर्नमेंट के पास ज्यादा जमा है तो दोस्तों गवर्नमेंट से क्या ले लो? रिफंड ले लो। तो सर ये टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स क्या है?
इसके लिए दोस्तों एक पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। आप सोचो कि मैं 2 मिनट में बता दूं क्या है, तो ऐसे नहीं है। अभी इतना सा समझ लो कि ये जो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है ना, ये वो अमाउंट है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास आपका जमा है। ठीक है, तो अगर कम जमा है तो और जमा करा दो, और अगर आपका ज्यादा जमा है तो सरकार फिर आपको रिफंड दे देगी। सरकार रिफंड देती है? हाँ जी, बहुत देती है। हम तो अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को रिफंड दिलवाते हैं क्योंकि उनका बहुत सारा टीडीएस जमा होता है। और हमारे ऑफिस में कई क्लाइंट तो ऐसे आते हैं दोस्तों, उनको पता ही नहीं था, मैंने उनको रिफंड करवाया कि यार ये सीए साहब बहुत अच्छे हैं, बताओ रिफंड करवा दिए इन्होंने, सरकार से पैसे वापस ले लिए, यार बहुत बड़े सीए हैं ये तो, इनकी तो बहुत तगड़ी सेटिंग है। मैंने कहा जी अपनी जानकारी है ऊपर तक। अरे वो तो वैसे भी उसको मिलना था यार, स्टाइल मारने में क्या जाता है, स्टाइल मारने में। तो भाई समझ में आया? बोलो आया या नहीं आया? सर बहुत जोर से समझ में आया। तो ये एक तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू करवा दिया है कि भाई हमको रेजिडेंशियल स्टेटस से चलना पड़ेगा, हमको 5 हेड्स निकालने पड़ेंगे, हर चैप्टर में कैसे कैसे इनकम निकलती है, क्लबिंग कब होती है, लॉसेस का सेट ऑफ कब होता है, डिडक्शन कौन कौन से मिलते हैं, टैक्स की रेट जनरल क्या होती है, स्पेशल क्या होती है, सरचार्ज और सेस लगाया जाता है, फिर टीडीएस और टीसीएस एडवांस टैक्स। तो ये सारी कहानी आपको 1 बाय 1 करके मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा है दोस्तों आप लोगों से कि अगर इस पूरे एंटायर इनकम टैक्स को आप लोगों के लिए इतना मजेदार बना दूंगा कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आपको कभी भी बर्डन फील नहीं होगा दोस्तों। और यकीन मानिए ये सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, नॉट इवन इन स्टडीज, इवन इन योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इन योर प्रोफेशन, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करेंगे अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।